क्या आपने कभी सोचा है कि डिप्रेशन एक अंतहीन छाया की तरह क्यों महसूस होता है? चाहे बाहरी दुनिया कितनी भी उज्जवल क्यों ना हो, हमारे दिमाग में ऐसा क्या है जो हमें इस व्यापक स्थिति के प्रति संवेदनशील बनाता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, विज्ञान इसके रहस्यों को सुलझाने के लिए क्या कर रहा है? आज आइए डिप्रेशन की न्यूरल जड़ों और इसे समझने और इलाज करने के तरीकों को बदलने वाले क्रांतिकारी शोध की पड़ताल करें। स्वागत है लाइफ TFA में, लाइफ थॉट फेल्ट एंड एक्टेड। मैं अमित हूं और मनोविज्ञान और व्यवहार विज्ञान में 45 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ मैं आपके साथ मानव मस्तिष्क की गहराइयों की खोज करूंगा। आज हम डिप्रेशन के विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे। डिप्रेशन सिर्फ उदासी महसूस करना या एक बुरा दिन होना नहीं है। यह एक जटिल मानसिक स्वास्थ्य विकार है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में 280 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित करता है। इसके लक्षणों में लगातार उदासी, थकान, रुचि की कमी, भूख में बदलाव और यहाँ तक कि नाम के आत्म क्षति के विचार भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन एक आकर्षक सवाल ये है, डिप्रेशन के दौरान मस्तिष्क के अंदर क्या होता है? डिप्रेशन और मस्तिष्क, 3 मुख्य हिस्से। शोध से पता चलता है कि डिप्रेशन मस्तिष्क के विशिष्ट हिस्सों और रसायनों से गहराई से जुड़ा हुआ है। आइए 3 मुख्य हिस्सों पर नजर डालते हैं। पहला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो निर्णय लेने और भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है, डिप्रेशन से पीड़ित लोगों में अक्सर कम सक्रिय होता है। यह इस बात की व्याख्या कर सकता है कि निर्णय लेना क्यों भारी लगता है या भावनाएं क्यों नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं। दूसरा, अमिगडाला, मस्तिष्क का भावनात्मक केंद्र माने जाने वाला अमिगडाला डिप्रेशन के दौरान अक्सर अत्यधिक सक्रिय हो जाता है। यह बढ़ी हुई गतिविधि उदासी, डर या गुस्से की भावनाओं को बढ़ा सकती है, जिससे दुनिया वास्तविकता से अधिक डरावनी लग सकती है। तीसरा, हिप्पोकैम्पस। यह हिस्सा स्मृतियों को संसाधित करने में मदद करता है। अध्ययनों से पता चला है कि यह क्रॉनिक डिप्रेशन वाले लोगों में सिकुड़ जाता है, जो स्मृति समस्याओं और निराशा की भावनाओं जैसे संज्ञानात्मक लक्षणों में योगदान कर सकता है। इसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर्स का भी एक बड़ा रोल होता है, जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन और नॉरेपिनेफ्रिन। ये रासायनिक संदेशवाहक मूड को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इनका असंतुलन डिप्रेशन के उतार चढ़ाव का कारण बन सकता है। डिप्रेशन का अध्ययन कैसे किया जाता है? आधुनिक तकनीकों जैसे fMRI, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और PET स्कैन, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी ने हमारी समझ में क्रांति ला दी है। उदाहरण के लिए fMRI अध्ययनों से पता चला है कि डिप्रेशन के दौरान मस्तिष्क की कनेक्टिविटी कैसे बदलती है। डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, एक प्रणाली जो आराम के समय सक्रिय रहती है, डिप्रेशन में अत्यधिक सक्रिय हो जाती है। यह संभवतः आत्मालोचनात्मक और नकारात्मक विचारों की व्याख्या करता है। और सबसे रोमांचक है, मस्तिष्क की प्लास्टिसिटी पर शोध, नए कनेक्शनों को बनाने की क्षमता। उपचार जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT और साइकेडेलिक असिस्टेड थेरेपी इन दोषपूर्ण सर्किटों को रिवायर करने में उम्मीद जगाते हैं। डिप्रेशन का वर्तमान इलाज। हमने डिप्रेशन के इलाज में काफी प्रगति की है, लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। आज के मुख्य दृष्टिकोण ये हैं। पहला, दवाइयाँ। SSRIs, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जैसे एंटी डिप्रेसेंट सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ाते हैं, लेकिन ये सभी के लिए प्रभावी नहीं होते। लगभग
30 से 40% मरीज पहले उपचार का जवाब नहीं देते। दूसरा, मनोचिकित्सा, साइकोथेरेपी, सीबीटी जैसी तकनीकें नकारात्मक सोच को फिर से परिभाषित करने में मदद करती हैं, लेकिन यह समय साध्य हो सकता है और हर जरूरतमंद तक उपलब्ध नहीं है। तीसरा, नवीन उपचार, इनोवेटिव थेरेपीज, टीएमएस, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन और केटामिन थेरेपी जैसे उपचार विशेष रूप से इलाज प्रतिरोधी डिप्रेशन के लिए आशा प्रदान कर रहे हैं। ये दृष्टिकोण सीधे मस्तिष्क सर्किट को संतुलन बहाल करने का काम करते हैं। शोध की आलोचना। हालांकि प्रगति उत्साहजनक है, विज्ञान की आलोचना करना भी महत्वपूर्ण है। न्यूरोट्रांसमीटर सिद्धांतों पर अत्यधिक निर्भरता, रासायनिक असंतुलन वाली व्याख्या डिप्रेशन को अत्यधिक सरल बना देती है। यह सिर्फ सेरोटोनिन की बात नहीं है, यह जीव बायोलॉजी, पर्यावरण और जीवन अनुभवों का जटिल मेल है। व्यक्तिगत भिन्नताएं। मस्तिष्क इमेजिंग अध्ययनों में अक्सर औसत डेटा पर निर्भर किया जाता है, लेकिन डिप्रेशन हर व्यक्ति में अलग तरह से प्रकट होता है। क्या हम समूह डेटा पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करके बारीकियों को अनदेखा कर रहे हैं? पहुंच और समानता, एक्सेस एंड इक्विटी। कई अत्याधुनिक उपचार महंगे और अधिकांश लोगों की पहुंच से बाहर हैं। हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि न्यूरोसाइंस में हुई प्रगति का लाभ सभी को मिले? आगे का रास्ता। डिप्रेशन के खिलाफ लड़ाई में अगला कदम क्या है? शोधकर्ता निम्नलिखित की जांच कर रहे हैं। आनुवंशिक और एपिजेनेटिक प्रभाव जो यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि किसे जोखिम है। आंत मस्तिष्क कनेक्शन और माइक्रोबायोम की भूमिका। एआई और मशीन लर्निंग द्वारा मस्तिष्क स्कैन और आनुवंशिक प्रोफाइल के आधार पर उपचार को व्यक्तिगत बनाना। भविष्य आशाजनक है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं जानते। अंतिम संदेश। डिप्रेशन लाखों लोगों द्वारा लड़ी जाने वाली एक मूक लड़ाई है। इसके न्यूरल जड़ों को समझकर हम बेहतर उपचारों की दिशा में पहला कदम उठा रहे हैं और उम्मीद है कम पीड़ा वाली दुनिया की ओर। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो इस जानकारी से लाभ उठा सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें कमेंट्स में बताएं हम अगले वीडियो में किस विषय की खोज करें। साथ मिलकर आइए सीखते और बढ़ते रहें।